नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। वक्त हो चला है अब की बार किसकी सरकार का। आज शुरुआत देश में ट्रेन पलटाने की आतंकी साजिश के साथ करेंगे। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाने की साजिश में अब आतंकी एंगल से जांच शुरू कर दी गई है। आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई अपने स्लीपर सेल और आईएसआई के आतंकी नेटवर्क का इस्तेमाल यूपी में ट्रेन पलटाने की साजिश में कर सकती है। त्योहारी सीजन में आतंकी ट्रेन पलटाकर दहशत फैलाने की साजिश कर सकते हैं। सोर्सेस के मुताबिक कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान में बैठे आतंकी फरतुल्ला गोरी ने एक वीडियो जारी कर ट्रेन पलटाने का आदेश अपने आतंकी नेटवर्क को दिया था। कानपुर के पास जिस तरह से कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाने की साजिश रची गई है, उसे देखते हुए तमाम एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। जांच एजेंसियों ने इस मामले में 10 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ हो रही है। आशंका ये जताई जा रही है कि यूपी में देश विरोधी संगठनों और आतंकी नेटवर्क ने गोधरा जैसी साजिश रची थी। हालांकि गनीमत ये रही कि सिलेंडर नहीं फटा, जिसके चलते एक बड़ा हादसा टल गया। रेलवे पर ट्रैक पर भरा हुआ सिलेंडर एक छोटा गड्ढा खोदकर रख दिया गया था। सोचिए आप जरा, अगर ये सिलेंडर फट जाता तो क्या होता। ट्रेन की बोगियों में आग लग जाती, कितने लोग जिंदा जल जाते। और इतना ही नहीं है, साजिश कितनी गहरी है आप इसका अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि सिलेंडर के पास ही एक बोतल में पेट्रोल भरकर रखा गया था, जिसमें बत्ती लगी हुई थी। मतलब सिलेंडर फटते ही बोतल में आग लगती और फिर बड़े धमाके के साथ बोगियां जल उठती। साजिशकर्ताओं ने वहां माचिस भी रखी थी। घटनास्थल से मिले एक झोले में पाउडर जैसी एक चीज भी मिली है, जिसके फिलहाल जांच हो रही है। आशंका यह जताई जा रही है कि यह विस्फोटक हो सकता है। सरकार ने ट्रेन पलटाने की साजिश के लिए 6 टीमें जांच के लिए गठित कर दी हैं। कानपुर के शिवराजपुर थाने में जिन 10 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, उनसे यूपी एटीएस पूछताछ कर रही है। इस घटना की जांच आईबी को सौंपी गई है। आतंकी एंगल सामने आने के बाद एनआईए भी मौके पर है और इसके अलावा आरपीएफ भी इस पूरे मामले में जांच कर रही है। कानपुर पुलिस ने 5 स्पेशल टीमें गठित कर दी हैं। कानपुर से 2 हिस्ट्री शीटर को भी हिरासत में लिया गया है। कानपुर का ये शिवराजपुर थाना है और यहाँ ये सिलेंडर गैस का लाया गया है। इसी सिलेंडर को ट्रैक पे रखा गया था। जो कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी और ट्रेन का इंजन इसी गैस सिलेंडर से टकराया था। अब ये गैस का सिलेंडर अगर फट जाता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। अब ये साजिश किसकी थी, ये गैस का सिलेंडर आखिर ट्रैक पे पहुंचा कैसे, किसने रखा था, उसकी क्या मंशा थी। पुलिस के आला अधिकारी ये कह रहे हैं कि एक बड़ी साजिश जरूर थी, लेकिन जिसने इस गैस के सिलेंडर को रखा है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं था, थोड़ा अनाड़ी टाइप का था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से रेलवे ट्रैक में ट्रेन को नुकसान पहुंचाया जाए, इसलिए इस ट्रैक को भी, इस सिलेंडर को भी रखा था। साथ में पेट्रोल भर के शीशी भी वहाँ रखी थी। यानी ट्रेन के साथ पूरा हादसा करने की पूरी साजिश रची गई थी। लेकिन गनीमत ये हुई कि इंजन से ये सिलेंडर टकराया तो, लेकिन ट्रेन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। अब आपको ये बताते हैं कि कैसे कानपुर में ट्रेन पलटाने की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई, साजिश रची गई। कालिंदी एक्सप्रेस कानपुर से हरियाणा के लिए निकली थी, भिवानी जा रही थी। रात के करीब 8:25 पर जब ट्रेन की रफ्तार करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, अचानक लोको पायलट को ट्रेन के किसी लोहे की चीज से टकराने की जोरदार आवाज सुनाई पड़ती है। लोको पायलट ने चालाकी दिखाते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी। यह घटना बिरजापुर और बिलौर स्टेशन के बीच की मुंडेरी क्रॉसिंग के पास हुई है। मुंडेरी क्रॉसिंग बिलौर स्टेशन से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ट्रेन रुकने के बाद सबसे पहले आरपीएफ की टीम पहुंची तो वहां सिलेंडर और पेट्रोल से भरी बोतल मिली। ट्रेन से टकराने के बाद सिलेंडर का ऊपरी हिस्सा टूट गया था, लेकिन मजबूत होने की वजह से फटा नहीं, वरना कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। घटनास्थल के पास से एक झोला भी मिला है, जिसमें छिबरा मऊ की एक मिठाई दुकान का पता लिखा हुआ है। अफसरों की टीम वहां भी पहुंची है, जांच कर रही है। डीवीआर वहां की अपने कब्जे में ले ली है। किसने यहां से सामान खरीदा, क्या मिठाई खरीदी, इसकी भी जांच की जा रही है। कानपुर के पास जिस ट्रैक पर साजिशकर्ताओं ने गैस सिलेंडर और पेट्रोल बम रखा था, वो सुनसान इलाका है। ट्रैक के आसपास घने पेड़ हैं। बारिश के बाद पेड़ पौधे और ज्यादा बड़े हो गए, घने हो गए, जिससे साजिशकर्ताओं ने इस जगह को चुना ताकि उन्हें कोई देख न सके। वहां से हमारी संवाददाता की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, आप समझ पाएंगे कि इलाके में कैसे हालात हैं। बारिश के बाद पेड़ पौधे कितने घने हो गए कि आराम से वहां
कोई भी गतिविधि को अंजाम दे सकता था। ये वो जगह है जहां कालिंदी एक्सप्रेस का इंजन गैस के सिलेंडर से टकराया था। यहाँ पर इस पटरी पर गैस का सिलेंडर रखा था। ये क्राइम सीन बनाया गया है, यहाँ पटरी पे रखा था और इस तरह से कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी और वो ट्रेन स्पीड में थी। गैस का सिलेंडर था, इंजन जो है गैस के सिलेंडर से टकराया और क्योंकि स्पीड इस तरह की ट्रेन की थी तो गैस का सिलेंडर यहाँ से उछलकर आगे दूर जाके करीब 60 जाके दूर गिरा और यहाँ पे मौके से पुलिस को पेट्रोल भरी बोतल भी मिली है और भी कुछ चीजें मिली हैं। अब पूरे मामले की जांच हो रही है। यहाँ पर पुलिस मौजूद है, आरएएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है, एसटीएफ और एटीएस को लगाया गया है और यहाँ पर ये पुलिस का बैग है जिसमें यहाँ पे एविडेंस कलेक्ट की गई थी, यानी जो गैस का सिलेंडर था, जो बैग था, उसमें जो पेट्रोल भरी बोतल थी, वो सब पुलिस फॉरेंसिक की टीम जांच करने के लिए ले गई है। अब इसमें साजिश किसकी थी, इसकी फिलहाल पड़ताल की जा रही है। कानपुर में ट्रेन पलटाने की साजिश की जांच बहुत तेजी से हो रही है। घटनास्थल से सिलेंडर, बोतल, बारूद जैसा पाउडर मिलने के बाद वहां डॉग स्क्वाड को भी भेजा गया है। एक एक चीज की मैपिंग हो रही है। बारीकी से तमाम सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है। आसपास के लोगों से भी पूछताछ हो रही है। आखिर ट्रेन के ट्रैक पे सिलेंडर किसने रखा, कौन पेट्रोल भरी बोतल लेके आया था, पुलिस पूरी पड़ताल में जुटी है। एटीएस भी है और यहाँ पे डॉग स्क्वाड भी आया है। डॉग को लाया गया है, वो स्मेल करके सुबह भी आया था डॉग स्क्वाड, वो पटरी के उस पार गया था और फिर डॉग आए तो उधर सीधे दाहिने हाथ की तरफ चले गए, अब सामने की तरफ गए हैं। पुलिस का ये कहना है कि क्योंकि बारिश हो गई है और इसके अलावा लोग यहाँ पर बहुत सारे आ गए हैं तो डॉग्स को भी स्मेल करने में दिक्कत हो रही है, लेकिन इसके जरिए कोशिश की जा रही है। अब जहाँ पटरी, जहाँ गैस सिलेंडर था, पुलिस उस पार ले जाएगी तो स्मेल कर रहा है। अब यहाँ पर जितने ढाबे हैं आसपास, ये हाईवे है सामने, जो ढाबे हैं वहाँ पर पुलिस जाएगी, वहाँ का सीसीटीवी खंगालेगी कि कौन कौन लोग कल से परसों तक ढाबे में आए थे। बाकी आसपास जहाँ भी यहाँ पे टोल है सामने, सीसीटीवी से ये खंगालने की कोशिश हो रही है कि आखिर इतनी बड़ी साजिश कौन रच रहा था। और इसी बीच पुलिस ने छिबरा मऊ से मिठाई वाले का डीवीआर जब्त कर लिया है। कानपुर में जहां ट्रेन पलटाने की आतंकी साजिश रची गई थी, जहां से सिलेंडर और माचिस की बोतल मिली, वहीं पर मिठाई का एक डिब्बा भी मिला था जिसे छिबरा मऊ की सियाराम मिठाई की दुकान से खरीदा गया था। सुबह मिठाई की दुकान पर यूपी एसटीएफ और पुलिस की टीम पहुंची। दुकान मालिक संजय सिंह राजपूत का ये कहना है कि उनसे पुलिस ने कुछ पूछा नहीं, बस सीसीटीवी का डीवीआर लेकर वहां से चले गए। भैया हमको जानकारी नहीं है, सवेरे जब पुलिस आई तो डीवीआर ले गई, अभी आपने बताया तब मुझे जानकारी हुई। सर पुलिस क्या कह रही थी? पुलिस ने कुछ कहा ही नहीं। पुलिस ने कहा ये डीवीआर ले जाना चाहते हैं ले जाओ भैया। अच्छा, तो यहाँ डीवीआर लगे थे, वो निकाल ले? हाँ, अभी जानकारी तक नहीं है। अच्छा, हाँ अभी पुलिस वाले आए थे? 2-3 लोग आए थे, इंस्पेक्टर साहब वगैरह। रेलवे ट्रैक पर मिला सफेद झोला जांच एजेंसियों को बहुत जल्द आरोपियों तक पहुंचा सकता है। पुलिस ने शिवराजपुर थाने में केस दर्ज कर लिया है। सीओ शिव सिंह ने बात की हमारी संवाददाता रुचि कुमार से। आप लोग यहाँ पे आए हैं मौके पे, क्या पता चल रहा है, कहाँ पे गैस का सिलेंडर था, क्या हुआ? रखा हुआ था गैस का सिलेंडर उस खम्भे के पास, वहाँ टकराया, यहाँ करके गिर गया। ठीक है, और बगल में ही वो बोतल जो पेट्रोल वाली है, बारूद पुड़िया, वो मिली है। बस तो मुकदमा पंजीकृत हो गया है शिवराजपुर थाने पे और उसकी विवेचना हो रही है। शीघ्र संदिग्धों पे नजर जमाई हुई है, पुलिस पकड़े जाएंगे। अभी तो खैर शुरुआती जांच है, लेकिन अभी तक क्या पता चल रहा है आप लोग को कि आखिर ये गैस का सिलेंडर तो ऐसी चीज है जो ऐसे नहीं आ सकती, किसी ने रखा ही होगा, किसी ने ले आया होगा, रखा होगा, इसे थोड़ो आएगी, बोतल भी थोड़ो आएगी, यहाँ बारूद भी थोड़ो आएगी, तो अपने आप में ही संदिग्ध है। आखिर कोई पटरी पे पेड़ की लकड़ी रख दे या और कुछ रख दे तो बात समझ में आती है। सिलेंडर तो प्री प्लानिंग लाया गया। तो कुछ कितने लोगों को आपने हिरासत में लिया है, पूछताछ? अभी तो ये मामला सिविल का है, हम जीआरपी से हैं, सिविल मुकदमा लिखा गया है, इंस्पेक्टर साहब लिखे हैं, आदमी लगाए गए हुए हैं, पकड़े जाएंगे। तो ये जो इलाके के लोग हैं या किसके ऊपर ज्यादा नजर है आप लोग? देखिए, कोई भी हो सकता है, इसके लिए कैसे कहा जाए, जब तक कुछ
क्लू न मिले। लेकिन साजिश थी हादसा कराने की। हाँ, उस तरह से देखने में तो घटना स्थल पे यही है प्रथम दृष्टया, आगे जो कुछ हो। और देखिए, ये पहली बार नहीं है जब उत्तर प्रदेश में ट्रेन पलटाने की साजिश रची गई है। उससे पहले भी कई बार यूपी में ट्रेन पलटाने की साजिश रची गई। आइए अब आपको बताते हैं कि कब कब उत्तर प्रदेश में ट्रेन पलटाने की साजिश हुई है। आज कानपुर के पास ट्रैक पर सिलेंडर और बोतल मिला। 23 अगस्त को फर्रुखाबाद में ट्रैक पर लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा मिला था जिससे ट्रेन टकराई थी। हालांकि गनीमत ये रही थी कि ट्रेन की रफ्तार धीमी थी और कोई हादसा नहीं हुआ था। उससे पहले 20 अगस्त को भी अलीगढ़ में साजिशकर्ताओं ने ट्रैक पर एलॉय व्हील रख दी थी। 16 अगस्त को कानपुर के पास ही ट्रैक पर लोहे का गर्डर रखकर साजिशकर्ताओं ने ट्रेन पलटाने की साजिश रची थी। तो उत्तर प्रदेश में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और अब आतंकी एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी हरियाणा के चुनावी दंगल की, जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन फंस गया है। आम आदमी पार्टी ने अपने 20 कैंडिडेट की लिस्ट घोषित कर दी है। इनमें 11 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस भी अपने कैंडिडेट उतार चुकी है। आम आदमी पार्टी हरियाणा में कांग्रेस से 10 सीटें मांग रही थी, लेकिन कांग्रेस 5 से 6 सीट देने पर ही राजी थी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा गठबंधन का विरोध कर रहे थे। हालांकि हरियाणा के कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया और राघव चड्ढा के बीच 3 राउंड की बातचीत हुई। आम आदमी पार्टी अब 50 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। हालांकि हरियाणा के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष की ओर से यह दावा किया गया है कि वो सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। अब बात हरियाणा चुनाव में विनेश फोगाट की कर लेते हैं। विनेश फोगाट के जुलाना से चुनाव लड़ने की सभी अड़चनें दूर हो गई हैं। रेलवे ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। बजरंग पूनिया का भी इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। जब तक इस्तीफा मंजूर नहीं होता कोई सरकारी कर्मचारी चुनाव नहीं लड़ सकता। कल ही रेलवे की ओर से कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था, जिसके बाद जवाब विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया की ओर से भी भेजा गया था और आखिरकार रेलवे ने थोड़ी ढील देते हुए उनका इस्तीफा एक्सेप्ट कर लिया है। हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने तोशाम सीट से पूर्व सीएम बंसीलाल के पोते अनिरुद्ध चौधरी और उचाना कला सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह के बेटे व बीजेपी के पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह को टिकट दिया है। बादशाहपुर से वर्धन यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जिन्हें राहुल गांधी की पसंद पर टिकट मिला है। वर्धन यादव को कांग्रेस यूथ कोटे से टिकट मिला है। वर्धन यादव और राहुल गांधी के साथ दीपेंद्र हुड्डा के भी काफी करीबी हैं। विनेश फोगाट जब पेरिस ओलंपिक से लौटी थी, जब जिस मर्सिडीज कार में सवार होकर उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट से बलाली गांव तक रोड शो किया था, वो वर्धन यादव की ही कार थी। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में सिर्फ बृजेंद्र सिंह को छोड़कर ज्यादातर कैंडिडेट पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा के करीबी हैं। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी। 8 अक्टूबर को दोपहर तक नतीजे आएंगे, लेकिन हैरानी यह है कि कुमारी शैलजा का नाम अब तक किसी भी जो लिस्ट आई है कांग्रेस के 41 कैंडिडेट की, उसमें सामने नहीं आया है। जबकि रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा मुखर होकर कह चुके हैं कि वो मुख्यमंत्री पद का दावेदार अपने को देख रहे हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। 10 साल बाद सत्ता में वापसी का ख्वाब देख रही कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट में भी जाटों पर दांव खेला है। 9 कैंडिडेट में 4 जाट चेहरों को टिकट दिया गया है। टिकट पाने वालों में 2 पंजाबी, 2 ओबीसी भी हैं, जबकि एक ब्राह्मण चेहरे पर दांव लगाया गया है। तो यहां पर इस बार कांग्रेस किसी तरह का रिस्क नहीं ले रही। हालांकि अधिकतर कांग्रेस ने अपने पुराने कैंडिडेट्स पर ही भरोसा जताया। हालांकि कुछ नए चेहरों को भी मैदान में उतारा गया है और इस बार जाति समीकरण को ध्यान में रखकर ही कांग्रेस अपनी लिस्ट बना रही है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आने के साथ ही भिवानी जिले की तोशामा विधानसभा हॉट सीट बन गई है। यहां भाई बहन के बीच टक्कर है। बीजेपी ने यहां से श्रुति चौधरी पर दांव खेला है, जो बंसीलाल की पोती हैं, जबकि कांग्रेस ने यहां से अनिरुद्ध सिंह को उतारा है, जो पूर्व सीएम बंसीलाल के पोते हैं। तोशाम के वोटर अब चचेरे भाई बहन के बीच मुकाबले को लेकर पसोपेश में फंस गए। ऐसा दूसरी बार हो रहा है जब तोशाम में बंसीलाल परिवार एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए। 1998 में बंसीलाल के 2 बेटों सुरेंद्र सिंह और रणबीर सिंह महेंद्रा के बीच मुकाबला हुआ था, जब श्रुति चौधरी के पिता सुरेंद्र सिंह ने बाजी मार ली थी। बीजेपी कैंडिडेट श्रुति चौधरी राजनीति में काफी अनुभवी हैं, जो 2009 में लोकसभा चुनाव जीत चुकी हैं, जबकि उनके चचेरे भाई अनिरुद्ध सिंह पहली बार चुनावी मैदान में हैं। श्रुति चौधरी कांग्रेस के दिग्गज नेता किरण चौधरी की बेटी हैं, जबकि अनिरुद्ध सिंह रणबीर महेंद्रा के बेटे हैं। हालांकि श्रुति चौधरी का यहां पर पलड़ा जरूर भारी माना जा रहा है। तोशाम विधानसभा क्षेत्र में बंसीलाल परिवार का ये पुराना गढ़ रहा है, इनका दबदबा यहां चलता रहा है।
1967 से अब तक बंसीलाल परिवार यहां से 14 बार चुनावी मैदान में उतरा है, जिनमें 12 बार उसे जीत मिली है। बंसीलाल ने 7 बार तोशाम से चुनाव लड़ा था और 6 बार जीत दर्ज की थी। बंसीलाल ने बाद में अपनी विरासत बेटे सुरेंद्र सिंह को सौंप दी, जिन्होंने 4 बार तोशाम से चुनाव लड़ा और उसमें उन्होंने 3 बार जीत दर्ज की। साल 2009 की बात करें तो साल 2009 से 2019 तक तोशाम में श्रुति चौधरी की मां किरण चौधरी का कब्जा रहा है और अब श्रुति चौधरी इस बार बीजेपी की तरफ से यहां से कैंडिडेट बनाई गई हैं। हरियाणा के जींद की उचाना कला सीट की अब बात करेंगे। इस सीट पर 2 हैवीवेट के बीच टक्कर हो रही है। यहां पर चौधरी देवीलाल और चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार के बीच कड़ा मुकाबला होने वाला है। कांग्रेस ने यहां से पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह को टिकट दिया है, जबकि पूर्व डिप्टी सीएम और जेजेपी कैंडिडेट दुष्यंत चौटाला यहां से चुनावी मैदान में हैं। पिछली बार दुष्यंत चौटाला ने यहां से जीत दर्ज की थी और हरियाणा के डिप्टी सीएम बने थे। 2019 के चुनाव में यहां दुष्यंत चौटाला का मुकाबला ब्रजेंद्र सिंह की मां प्रेमलता से हुआ था। तब दुष्यंत चौटाला ने 40,000 वोटों से उन्हें हरा दिया था। इस बार चौटाला या चौधरी कौन सा परिवार बाजी मारेगा या फिर बीजेपी के देवेंद्र अत्री इन दोनों से आगे निकल जाएंगे, ये बहुत कुछ यहां के जाट वोटर्स पर ही निर्भर करता है। देखिए, हरियाणा में कुल 90 विधानसभा सीटें और लगभग 22 ऐसे जिले हैं जहां पर जाट वोटर्स निर्णायक भूमिका निभाते हैं। कहते हैं कि हरियाणा में जहां जिस साइड जाट जाते हैं उन्हीं के ठाठ हो जाते हैं, यानी कि हरियाणा में जाट वोटर्स जिसे सपोर्ट करते हैं उन्हीं की जीत वहां लगभग तय मानी जा रही है। और इसीलिए इस सीट की अगर मैं बात करूं तो ये कहा जा रहा है कि अगर जाट वोटर्स नहीं बटते हैं और या तो बट जाते हैं तो फिर ये फायदा किसे होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। हालांकि देखिए, दुष्यंत चौटाला के लिए भी यहां इस बार टक्कर बहुत कड़ी होने वाली है। ये जीत की राह इतनी आसान नहीं होगी और जिस तरह से अलायंस टूटा, इसके बाद कई तरह की अटकलें लगाई गई और इन सबके बीच अहम ये है देखना कि क्या दुष्यंत चौटाला देवेंद्र अत्री से आगे निकल पाएंगे। हरियाणा में अब हम आम आदमी पार्टी की बात कर लें तो हरियाणा के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने चुनाव में जीत का दावा किया है। उनका कहना है कि पार्टी हरियाणा में बदलाव के लिए लड़ रही है। उनका कहना है कि अगर हरियाणा की जनता ने आम आदमी पार्टी को मौका दिया तो शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था में दिल्ली जैसा बदलाव यहां भी देखने के लिए मिलेगा। आप लोगों ने पहली लिस्ट हरियाणा के लिए जारी कर दी, 20 उम्मीदवारों के नाम है। क्या अब ये माना जाए कि कांग्रेस के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं होने वाला है? आम आदमी पार्टी इस देश और प्रदेश से इस तानाशाही बीजेपी सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंक देने के लिए काम कर रही है। आम आदमी पार्टी हिंदुस्तान को शिक्षित और विकसित करने के लिए काम कर रही है। आम आदमी पार्टी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती, आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है। हम अच्छे स्कूल देते हैं फ्री, हम अच्छे हॉस्पिटल देते हैं फ्री, हम 24 घंटे बिजली और पानी देते हैं फ्री, हम युवकों को रोजगार देते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देते हैं। हरियाणा के अंदर भी उस भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की तैयारी करने के लिए हमने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें 20 कैंडिडेट्स को हमने अधिकृत किया। लेकिन इतनी देरी क्यों हुई? बातचीत चल रही थी कांग्रेस के साथ, कहां पेच फंस गया? क्या लग रहा है, जो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि सिंगल डिजिट में वो आपको सीट देना चाह रहे थे, आप लोग ज्यादा मांग रहे थे, यही एक बड़ी वजह थी क्या? देखिए, मैं किसी आरोप और प्रत्यारोप पे नहीं जाना चाहता। कांग्रेस के किस व्यक्ति ने क्या कहा है ये आपको बेहतर मालूम होगा, परंतु मैं कभी इस टॉक का हिस्सा भी नहीं रहा। परंतु मैं ये कह सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व हमेशा एक अनुशासन का परिचय देने के लिए हमें प्रेरित करता है। उस अनुशासन के तहत हमने एक पूरे समय अवधि तक इस पर इंतजार किया और कल भी मैंने कहा था कि आज तक अगर ये बात नहीं आती है तो हम पहली सूची अपनी जारी कर देंगे। आज हमने अपनी पहली सूची को जारी कर दिया, दूसरी सूची भी जल्द आपके सामने आएगी। ये कहा जा रहा है कि हरियाणा में अगर आप और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, कहीं न कहीं सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा होगा। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमें हराना है उनको, वस्तु स्थिति आपको भी पता है कि आप अकेले सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। आम आदमी पार्टी सर्वे में नहीं सरकार में आती है और आम आदमी पार्टी इस तानाशाही और अहंकारी बीजेपी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंक देने के लिए ही ये सारे काम कर रही है। आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर खुशहाल सरकार देना चाहती है,
रोजगार देना चाहती है हर घर के अंदर, 24 घंटे बिजली पानी देना चाहती है, अच्छी शिक्षा और चिकित्सा देना चाहती है। और उसी मंशा के तहत हम दिल्ली में आए, उसी मंशा के तहत पंजाब में आए और उसी मंशा के तहत हरियाणा में आए। 2 दिन पहले तक आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि हम 50 सीट पे लड़ने वाले। अभी क्या स्थिति है? 20 कैंडिडेट के नाम आपने बता दिए हैं। कितनी सीट पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है? क्या आप भी उम्मीदवार होंगे? आम आदमी पार्टी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता होने के नाते मैं पार्टी के हुक्म के तामील करूंगा। मुझे 1 सीट पे लड़ने के लिए बुला जाएगा तो मैं 1 सीट पे लड़ूंगा। मुझे 90 सीटों पे ड्यूटी दी जाएगी तो मैं 90 सीटों पे ड्यूटी दूंगा।